नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जेके कंप्यूटर्स में। हमारा आज का लेक्चर जो है वो पंचायत काउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें एक स्पेशल टॉपिक दिया है पंचायत के रिलेटेड। तो ये हमारा लेक्चर उसी से रिलेटेड होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस तो होंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जनरली हम देखें तो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट के बाद पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का रीज़न क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का रीज़न क्लियरली ये था कि वो ग्रास रूट लेवल पर काम कर सके। हम जानते हैं कि जो पंचायत होती हैं ये अपना काम जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट से जो बाहर का एरिया होता है उसको कवर करती है। जो पंच होते हैं उनका प्रॉपर एक इलेक्शन होती है। इलेक्शन के बाद उन जो पंच होते हैं उनके ऊपर भी एक हेड होता है जो सरपंच होता है। तो ये जो गांव में जो विलेजेस में काम होते हैं वो सुपरवाइज करके उसकी जिम्मेदारी लेती है। तो पंचायत का जो काम करने का वे होता है वो विलेजेस के ही रिवॉल्व करता है, विलेजेस के ही अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये महात्मा गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि पंचायत जो है उनके पास पावर्स होनी चाहिए। और वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पंचायत से डील करता है अंडर आर्टिकल 40। ये 40 आर्टिकल जो है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और इसमें गांधी जी ने क्लियरली पंचायत के बारे में बताया। तो अब ये हमें पता है कि जो पंचायत है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाने के बाद पंचायत की जो पावर्स हैं या जो वर्क करने का एरिया है वो प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो डील करते हैं, तो जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो द फर्स्ट पर्सन जिसने सजेस्ट किया था कि जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज सिस्टम है, इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, तो वो पहला पर्सन था बलवंत राय। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इन्होंने सजेस्ट किया था कि पंचायत को डिसेंट्रलाइज किया जाए। फिर 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज को मिलना चाहिए। उसके बाद फिर 73rd अमेंडमेंट हुई और 9th पार्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में इसको लाया गया। ठीक है, अब जो फंडिंग होती है वो पंचायत को स्टेट फाइनेंस कमीशन करती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन भी यही देखती है। ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है स्टेट फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन भी इसके स्टेट फाइनेंस कमीशन
ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत के प्रॉपर वे से इलेक्शन हो। उसके बाद जो पंचायत है उसके पास भी पावर है कि वो कुछ टैक्स कलेक्ट कर सके। जो विलेजेस में काफ़ी कोई भी एक्टिविटी अगर कैरी आउट होती है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट होती है, छोटी मोटी चीज़ें, तो पंचायत वहाँ से भी कुछ टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है। और बाकी जो एड होती है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन आती है। अब इसमें कुछ स्पेशल सीट्स रिजर्व भी हैं एससी और एसटी के लिए, और 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ओबीसी के लिए सीट होगी कि नहीं होगी, ये स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे होगा। अगर स्टेट चाहेगी कि ओबीसी को के लिए सीट रिज़र्व करनी है तो सीट रिज़र्व होगी, ठीक। अब जो पंचायत का जो ऑफिस है उसका टाइम पीरियड क्या है? जनरली 5 साल तक ये एग्जिस्ट करता है। 5 इयर्स इसकी लाइफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल तक अगर एक बार पंचायत की इलेक्शन होगी तो 5 साल तक वो एग्जिस्ट करेगी। उसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसको भी डिसॉल्व करने का प्रोविजन है। अब ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये 3 टायर बेस्ड सिस्टम है। मतलब कि पावर जो है वो प्रॉपर 3 वे से डिवाइड की गई हैं। 3 अलग अलग अथॉरिटीज़ को पावर दी गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था वो राजस्थान में अडॉप्ट हुआ था। सबसे पहले राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान में नागौर नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसको अडॉप्ट किया था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959। अब जो इसका 3 टायर सिस्टम है वो बता देता हूँ। सबसे पहले विलेज पंचायत, फिर सेकंड आ जाता है ब्लॉक और पंचायत समिति, और उसके बाद आ जाता है थर्ड जिला परिषद। ये अलग अलग एक टाइप से हम ऑर्गन कह सकते हैं इस पंचायती राज सिस्टम के। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले विलेज पंचायत को देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, खुद इसको इलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें 5 से 31 जो है मेंबर हो सकते हैं विलेज पंचायत के, और एससी एसटी वुमेन रिजर्वेशन इसमें रहती है, ठीक है। इसमें विलेज पंचायत का जो चेयरमैन होता है वो सरपंच होता है। सरपंच जो है इसके अंडर जो ये मेंबर्स हैं जिनको हम पंचेस कहेंगे, जो पंच होते हैं, इनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। और इसमें सरपंच की इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकती है, मतलब कि सरपंच की इलेक्शन डायरेक्ट लोग कर सकते हैं, या फिर जो पंचीस को जो इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा वो भी इसकी इलेक्शन कर सकते हैं। ये
बेसिकली स्टेट की लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं, इसलिए स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो अपने अपने वे से इनके इलेक्शन भी कंडक्ट करवाती है, और इनके इलेक्शन इनके इलेक्शन करने की जो अथॉरिटी है, जो इलेक्ट करेंगे इनको, वो भी अलग अलग है। तो ये स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे होता है। अब जो ये विलेज पंचायत है, ये बेसिकली ग्राम सभा को आंसरेबल होती है। ठीक है, जो भी एक्शन लेती है ये जवाब ग्राम सभा को देती है। कोई भी इनके जो डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी होती है उसकी रिपोर्ट जो है वो ग्राम सभा को सबमिट करती है, और ग्राम सभा एक तरीके से सुपरवाइजिंग बॉडी है, इसको सुपरवाइज करती है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर पे ब्लॉक या फिर पंचायत समिति जिसको हम कहते हैं। अब इसके अंडर इसका एरिया बढ़ गया है। पहले तो सिर्फ विलेज था, ठीक है, जिसमें सरपंच बैठा करते थे। अब इसमें विलेजेस का ग्रुप आ जाता है, मतलब कि इसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें 20 से 60 विलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो पंच होते हैं, अलग अलग विलेजेस के जो सरपंच या पंचेस होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं इसके चेयरमैन, और इसके जो चेयरमैन होता है उसको हम बोलते हैं प्रधान। प्रधान जो है वो चेयरमैन होता है ब्लॉक या पंचायत समिति का, और इसकी इलेक्शन जो होती है वो सरपंचेस करते हैं, सरपंच या जो पंच होते हैं वो। ठीक है, तो ये इनकी इलेक्शन जो है ये करते हैं। अब वो स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी वो ब्लॉक पंचायत नहीं बनाती, उधर ब्लॉक पंचायत एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पंचायत एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी 20 लाख से पॉपुलेशन कम होगी। फिर आ जाता है जिला परिषद। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें भी वोटिंग होती है, अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसकी भी टर्म जो है 5 साल तक ये एग्जिस्ट करती है, 5 साल तक इसकी लाइफ होती है, उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं। और जो चेयरमैन है वो जो इस जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो खुद इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था 3 टायर सिस्टम जो जनरली फॉलो किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। अब जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हम जानते हैं कि अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट किया करती थी। तो हमारे जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट भी अपना है। अलग अलग स्टेट के अपने अपने एक्ट्स हैं, अपने अपने अकॉर्डिंगली वो चलते हैं सभी स्टेट्स। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट है वो अलग है। पंचायती राज एक्ट ये 8 जुलाई 1989 को जो है ये इस एक्ट को पास किया था। 8 जुलाई 1989, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि कब ये फोर्स में आया तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हल्का पंचायत और हल्का मजलिस,
ठीक है। अब हल्का का क्या मतलब होता है? हल्का मतलब होता है एरिया ऑफ विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है। अब कितना एरिया कवर होगा, कितने ग्रुप्स ऑफ विलेजेस आएंगे, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी उसने डिसाइड करके रखा होता है कि कितने एरिया, कितने विलेजेस जो हैं वो हल्का के अंदर कवर हो जाएंगे। जो हल्का, हल्का का मतलब होता है एरिया। ठीक है। उसके बाद अब जो हल्का मजलिस है, हल्का मजलिस बेसिकली, हल्का मजलिस क्या है? ऑल वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। जितने भी वोटर्स हैं जो हल्का पंचायत के का पार्ट है, मतलब हल्का पंचायत हमें पता है कि ग्रुप ऑफ विलेजेस और विलेज जो है वो हल्का पंचायत होता है। इसमें जितने भी वोट करने वाले हैं उनको हम हल्का मजलिस कहते हैं। ठीक है। हल्का पंचायत से इस एक्ट का चैप्टर 2 डील करता है। चैप्टर 2 में हल्का पंचायत के बारे में मेंशन किया होगा। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ लें। वहीं इस एक्ट की सेक्शन 4 डील करती है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कौन कौन इस जो ये पंचायत का सिस्टम है, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो कौन कौन इसका मेंबर होगा उसके बारे में सेक्शन 4 डील करती है। किस तरीके से इसकी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट होगी, किस तरीके से इसका जो पावर्स की डिवीजन होगी, वो सेक्शन 4 डील करती है। अब इसमें हल्का पंचायत में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 11 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम 11 और मिनिमम 7 है, इसमें सरपंच और नायब सरपंच भी इंक्लूड है। ठीक है। जानते ही हैं कि अगर सरपंच अवेलेबल नहीं होगा तो नायब सरपंच जो है पंचायत की मीटिंग्स को सुपरवाइज करेगा। और जो पंचीज होते हैं वही सरपंच को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पंचीज के हाथ में अथॉरिटी है कि वो अपना सरपंच को इलेक्ट करेंगे, लोगों के हाथ में नहीं है। लोग जो हैं पंचीज को इलेक्ट करते हैं, पंच को इलेक्ट करते हैं, और फिर वो जो पंच इलेक्टेड होते हैं वो अपना सरपंच जो है मतलब इलेक्ट करते हैं। हर हल्का पंचायत को क्या करना है? हर हल्का पंचायत हर महीने एक मीटिंग करनी है। मतलब एक महीने में एक मीटिंग होना ज़रूरी है, ये प्रॉपरली डिफाइंड है इस एक्ट में। और 2 मीटिंग्स करनी है फाइनेंशियल ईयर में, सो डैट कि वो प्रॉपर डिस्कस कर सकें उनके एजेंडा को, जो उनका एजेंडा होगा या जो भी उनके प्लान्स होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए। अब जो इनके मेंबर्स हैं उनको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। जो पंचेस को इलेक्ट किया है, जो सरपंच को इलेक्ट किया है, उनको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। सेक्शन 6 में ये डिफाइंड है इस एक्ट की। सेक्शन 6 जो है वो डील करती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। किस ग्राउंड पे? अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, परमानेंट रेजिडेंट अगर वो नहीं है तब डिसक्वालीफाई हो सकता है। अनसाउंड माइंड का है तब डिसक्वालीफाई हो सकता है, अगर इसका दिमाग ठीक नहीं है। 25 साल का अगर नहीं है तो, देखिए मिनिमम एज 25 साल है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर हल्का पंचायत का मेंबर बनना है तो 25 साल की उम्र होना ज़रूरी है मिनिमम।
अगर किसी सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्विस में है वो, तब भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, सपोज करो कि अगर वो पहले उसकी कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी और वो हल्का पंचायत का मेंबर था, पंच था, पर उसके बाद नौकरी लग जाती है तो उसको अपनी सीट को वेकेट करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसको सीट को वेकेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो वेकेट हो जाती है। या उसको कोर्ट अगर इंसॉल्वेंट कह देता है, ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब कोर्ट इंसॉल्वेंट कब कहता है? जब बैंक करप्ट हो। बैंक करप्ट कौन होता है? जो लोन प्रॉपर नहीं दे पाता, जो लोन चुकता नहीं पाता, बैंक से लोन लिया है लेकिन लोन वापस नहीं कर रहा, तो उसको कोर्ट फिर इंसॉल्वेंट कह देती है, बैंक करप्ट हो जाता है वो। ठीक है, उसको भी मेंबरशिप से हटा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई विलेज का चौकीदार या लंबरदार बन गया है, लंबरदार या फिर चौकीदार है, तो वो मेंबर नहीं बन सकता। अगर इन दोनों पदों पे वो इलेक्टेड है या उसको लगाया गया है, तो फिर वो इलेक्शन के लिए डिसक्वालीफाइड है ऑलरेडी। ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से अगर डिसमिस हो चुका है तो वो भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा। सेक्शन 6 डील करती है इसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एक सेक्रेटरी की भी पोस्ट है, एक सेक्रेटरी भी होता है हल्का पंचायत में। ठीक है, ये बेसिकली विलेज लेवल वर्कर होता है और इसे ग्राम सेविका कहा जाता है, ग्राम सेविका। ठीक है, सेक्शन 24 डील करती है इस एक्ट की ग्राम सेविका से या फिर सेक्रेटरी से। वही सेक्शन 9 पंचायत एडवाइजरी कमेटी से डील करती है। और सेक्शन 10 जो है उसमें गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो हल्का पंचायत को सुपरसीड कर दे। ठीक है, सुपरसीड मतलब डिसॉल्व कर दे, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर सकती है। ये सेक्शन 10 डील करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सेक्शन 10, इसमें गवर्नमेंट जो है हल्का पंचायत को सुपरसीड कर सकती है अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती। हल्का पंचायत अगर सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकती है एज पर सेक्शन 10। सुपरसीड करने के बाद 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स जो है ये मैक्सिमम है। इसके अंडर फिर से हल्का पंचायत बनेगी, फिर से इसके इलेक्शन होगा प्रॉपर और हल्का पंचायत बनेगी। ठीक है, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। और सेक्शन 41 डील करती है। सेक्शन 41 में क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो हल्का पंचायत की होनी चाहिए। अब हल्का पंचायत हम जानते हैं कि 5 साल का इसका ऑफिस होता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी एक्सपायरी होने वाली है, मतलब 5 साल के क्लोज है, तो एक्सपायरी से 1 मंथ पहले ही हल्का पंचायत का इलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। सेक्शन 41 में क्लियरली ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर सुपरसीड हो जाए, अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे इसको, तो फिर 6 मंथ्स के अंदर, और अगर अपने नेचुरल एक्सपायरी पे है तो फिर 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 मंथ के पहले, सॉरी 5 ईयर्स कंप्लीट होने से 1 मंथ पहले ही इसकी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। 1 महीना अभी बचा होगा एक्सपायरी को, तो इसकी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्ट डिटेल में पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, मे बी वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा ये, लेकिन इसमें मैंने अमेंडमेंट्स भी कवर किए हैं, अमेंडमेंट्स को भी कवर किया है, और साथ में ही इसके प्रॉपर वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और हेल्पफुल भी रहे कहीं ना कहीं। अब आती है बात पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। पावर्स एंड फंक्शंस, देखिए इसमें ये बेसिक चीज़ है, तो सिर्फ हमें सेक्शन का पता होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 13 डील करती है पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। काम इनका यही होता है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सॉइल कंजर्वेशन, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो भी ये गांव में ये प्रोग्राम्स
जो है कंडक्ट करवाने का जिम्मेदारी जो है हल्का पंचायत की ही होती है। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, कोई गरीब लोग हैं या कोई डाउन ट्रोडन लोग हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए हल्का पंचायत अगर काम करती है तो वो उनका डोमेन है। उसके बाद कुछ स्कीम्स आती हैं, ठीक है, नरेगा जैसे। नरेगा आप सभी जानते होंगे, नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये गांव में एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो काम है वो हल्का पंचायत का है, ठीक है। इसमें डेली वेजेस होते हैं, इसमें पर डे के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम बहुत पुरानी है, ठीक है। तो ये इसकी जिम्मेदारी जो है हल्का पंचायत की। उसके बाद इसको सुपरवाइज करने के लिए, हल्का पंचायत को सुपरवाइज करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एग्जिस्ट करती है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हमारे J&K में। ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इस एक्ट का चैप्टर 4 डील करता है इससे। चैप्टर 4 में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में लिखा है। और इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द काउंसिल क्लियरली सेक्शन 27 में लिखा हुआ है। सेक्शन 27 डील करती है विद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए ये पता होना चाहिए, हो सकता है सीधे सेक्शन पूछी जाएगी, सेक्शन कौन से सेक्शन में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में लिखा हुआ। तो सेक्शन 27 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपोजिशन क्या है इसमें? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ठीक है, ये मेंबर्स हैं। और इस ब्लॉक डेवलपमेंट में सारे सरपंच हैं, ऑल सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। तो जितने भी विलेजेस हल्का पंचायत के अंडर हैं और उन विलेजेस के जो सरपंचेस हैं वो बेसिकली इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे। और इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी की भी डेजिग्नेशंस हैं। चैप्टर 7 सेक्शन 30 क्लियरली डील करती है पावर एंड फंक्शंस ऑफ BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, BDC। अब इसका काम क्या है? इसका काम सुपरवाइजरी है, सुपरवाइज करती है ये हल्का पंचायत को, ठीक है। इसका काम पंचायत जो है हल्का पंचायत को सुपरवाइज करना है, बस। कि हल्का पंचायत किस तरीके से काम कर रही है ये वो देखती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 40 डील करती है इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ BDC, ठीक है। जो उसका चेयरमैन होता है उसके इलेक्शन जो है वो सेक्शन 40 जो है से डील करती है। ये सेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एग्जाम्स में आ सकती है। फिर सेक्शन 45 जो है वो क्लियरली डील करती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को, BDC को सुपरवाइज करता है, ये उसके ऊपर आ जाता है। तो हल्का पंचायत, फिर आ जाता है इससे ऊपर BDC, फिर आ जाता है इससे ऊपर DPDB, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से ये चेन बनी हुई है। तो ये हमारे J&K का 3 टायर सिस्टम है, हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है। हमने देखा कि सेक्शन 45 डील करती है DPDB से, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड,
और इसमें अब इसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन से डील करती सेक्शन 45, ठीक है। इसमें चेयरमैन आ जाता है। चेयरमैन किसका आता है, बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आ जाते हैं जितने भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर से भी इसके मेंबर होते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं कुछ, वो मेंबर भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के होते हैं। उसके बाद इसमें म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट भी आ जाता है। म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, इसकी भी इलेक्शन होती है इस प्रेसिडेंट की, वो भी इसमें फॉल करता है। और उसके बाद टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी इसका मेंबर है। ये पता होना चाहिए कि कौन कौन मेंबर होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चेयरमैन की जो नॉमिनेशन है, ये बेसिकली जो मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इनकी डिस्क्रिप्शन पे ही होता है, यही इसके चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। इसमें वाइस चेयरमैन का भी प्रोविज़न है, वाइस चेयरमैन भी होता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब चेयरमैन नहीं अपनी सीट पे बैठ पा रहा तो फिर वाइस चेयरमैन उसकी जगह आकर बैठ जाता है, जो इसकी मीटिंग होती है उसको सुपरवाइज करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, डीपी डीबी का, वो होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। इसकी तो ये तो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो होते हैं इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब सीईओ एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है डीपीडीबी, सेक्शन 45 डील करती है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। कंपोजिशन पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन मेंबर होते हैं। फिर आ जाती है सेक्शन 48। सेक्शन 48 डील करती है पंचायती अदालत से। पंचायत अदालत भी एग्जिस्ट करती है। सेक्शन 48 में क्लियरली लिखा हुआ है, हर एक हल्का पंचायत में एक पंचायती अदालत भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसकी कंपोजिशन ये है कि 5 मेंबर्स होते हैं पंचायती अदालत के, ठीक है। और इन 5 मेंबर्स की रिकमेंडेशन जो है हल्का पंचायत करती है। हल्का पंचायत जो है इन 5 मेंबर्स के को एक तरीके से नॉमिनेट करती है। मिनिमम एज पंचायती अदालत के मेंबर का होने के लिए मिनिमम एज है 30 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 साल की उम्र होना ज़रूरी है। 5 साल की इसकी लाइफ होती है पंचायती अदालत की, 5 साल तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसमें 3 मेंबर्स मिलकर कोरम बनाते हैं। हमें पता है कि कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू हेल्ड मीटिंग। कोई भी मीटिंग करने के लिए मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं, जो चाहिए होते हैं। कोई भी मीटिंग करनी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एक अकेला बंदा आकर मीटिंग करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 3 मेंबर जो हैं वो अगर एग्जिस्ट होंगे, अगर वो हैं प्रेजेंट, तो फिर इनकी मीटिंग होती है, तो वो कोरम बनाते हैं, ठीक है। देन चेयरमैन जो है वो यही 5 मेंबर्स जो होते हैं, इन्हीं में से चेयरमैन अपॉइंट अपना ये खुद करते हैं, जो हेड करता है, ठीक है। और इसमें फाइन करने की पावर जो है वो 1000 तक की है, मतलब 1000 रुपीज़ तक जुर्माना ये कर सकते हैं ये पंचायती अदालत, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। फिर ये नॉर्मल कोड जो है उसके डोमेन में चले जाता है। तो 1000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं कर सकती, मैक्सिमम फाइन जो है ये 1000 तक का कर सकती है। अब इसमें पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी 2004 में। 2004 में अमेंडमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 2004 में अमेंडमेंट हुई थी। उसमें 1/3
सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, उसका प्रोविज़न ऐड हुआ। और उसके बाद SC ST और जनरल वुमेन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल जो है वुमेन, उसी के बारे में बात हुई। खास इसमें कुछ चेंज नहीं आया था 2004 में, 2004 अमेंडमेंट। फिर एक फोर्थ अमेंडमेंट हुई। फोर्थ अमेंडमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ अमेंडमेंट ये हुई थी 16 अक्टूबर 2018 में। पूरी डेट पता होना ज़रूरी है कि फोर्थ अमेंडमेंट थी ये पंचायती राज एक्ट में। इसमें सेक्शन 3A ऐड की गई। काफ़ी सेक्शंस डिफरेंट इन्वॉल्व थी इसमें, काफ़ी ऐड की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसी का जिक्र करूंगा। सेक्शन 3A, ठीक है। इसमें वार्ड मजलिस आ गया। वार्ड मजलिस, पहले हल्का मजलिस था, तो अब इसमें वार्ड मजलिस इंसर्ट हुआ सेक्शन 3A में। अब वार्ड मजलिस भी एक तरीके का एक पार्ट है, एक बॉडी है। इनकी मीटिंग के बारे में जिक्र किया कि वंस इन 3 मंथ्स, हर 3 महीने में एक मीटिंग होना इसकी मैंडेटरी है। और इनकी मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं पंच। पंच जो है वार्ड मजलिस की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। इसमें भी कर्म की बात हुई है। इसमें भी कोरम की बात हुई है। ठीक है, कर्म कब होगा? जब 1/10 मेंबर एग्जिस्ट करेंगे। 1/10 मेंबर होना जरूरी है। जितने भी टोटल मेंबर होंगे उसके 10वां हिस्सा अगर प्रेजेंट है तो कोरम बनता है, फिर मीटिंग इनकी ऑपरेशनल हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन अगर ये कोई भी पास करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रस्ताव को अगर ये पास करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी देखी जाती है। मेजॉरिटी जो प्रेजेंट होगी, जो भी एट प्रेजेंट मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी से ये चीज़ पास हो जाती है। इसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है। ठीक है, 1/10 मेंबर मतलब 10% अगर मेंबर्स अवेलेबल हैं तो इसकी मीटिंग हो सकती है। इसमें स्पेशल मीटिंग की बात भी की है, स्पेशल मीटिंग भी कर सकती है। हमने पीछे देखा कि एक मीटिंग जो 3 महीने में करना ज़रूरी है, अगर वो हो जाती है मीटिंग तो एक स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या है कि 10% जो वोटर्स हैं, 10% वोटर्स, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो रिटर्न में रिक्वेस्ट करेंगे तो एक स्पेशल मीटिंग हो सकती है। मैक्सिमम 2 स्पेशल मीटिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स मैक्सिमम 2 मीटिंग्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और उसमें जो रिटर्न रिक्वेस्ट देनी है उसमें 10% वोटर्स का होना ज़रूरी है, मिनिमम 10% वोटर्स चाहिए। वहीं सेक्शन 3B ये फंक्शंस के साथ डील करती है, फंक्शंस ऑफ वार्ड मजलिस। फिर सेक्शन 3C आ जाती है जो डील करती है हल्का मजलिस से, हल्का मजलिस से। ठीक है, मतलब कि ग्राम सभा से। इसमें यही ऐड किया गया है कि हर एक हल्का मजलिस की जो मीटिंग है वो अगर 1/10 मेंबर अवेलेबल हैं, अगर 1/10 मेंबर्स हल्का मजलिस के प्रेजेंट है तो मीटिंग कंक्लूड होगी, तो मीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी कि जो सेक्रेटरी होगा, जो भी सेक्रेटरी है वो रिकॉर्ड करेगा कि ये मीटिंग कितने टाइम तक हुई, कितने 1 घंटे तक हुई, 2 घंटे तक हुई, जितना भी टाइम ये लेगी मीटिंग, उसको रिकॉर्ड करने का जिम्मेदारी सेक्रेटरी को दी है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी
कि हर साल 2 मीटिंग्स जो है हल्का मजलिस की होंगी। एक मीटिंग होगी स्टार्टिंग में साल के और एक मीटिंग होगी लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, उसमें एक मीटिंग इसकी कंक्लूड होगी। ठीक है, इसमें ये चीज़ जो है ऐड की गई और एक स्पेशल चीज़ ऐड की गई। मीटिंग जो है वो हम जानते ही हैं कि सरपंच ही जो है उस मीटिंग को सुपरवाइज करता है, चेयरमैन होता है एक तरीके से सरपंच। ठीक है, जैसे चेयरमैन होता है वैसे सरपंच होता है। अगर ये सरपंच एब्सेंट है तो फिर जो नायब सरपंच होगा वो डील करेगा, वो कंक्लूड करेगा। और अगर ये भी एब्सेंट होगा तो कोई भी पंच इस मीटिंग को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, और ये कोई भी जो सरपंच है, किस सरपंच को मीटिंग को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी देगी, वो देगी हल्का मजलिस। मतलब ये आपस में ही जो पंचेस होते हैं ये डिसाइड करेंगे किस पंच ने मीटिंग को कंक्लूड करना है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 9 जो एडमिनिस्ट्रेटर से डील करती है, एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट से डील करती है। ठीक है, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना ज़रूरी है। देखिए इस अमेंडमेंट में ही ये चीज़ को ऐड किया गया है। तो ये 4th अमेंडमेंट हुई है पंचायती राज एक्ट में 1989 जो हमारा जम्मू कश्मीर का है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की गई है, तो ये पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हल्का, अब 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, 2 केसेस होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। कब किया जाएगा? पहला केस, अगर हल्का पंचायत के इलेक्शंस जो हैं, हल्का पंचायत का अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर इलेक्शन हो जाती है लेकिन 1/3 मेंबर हमें चाहिए। ठीक है, मतलब 1/3 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स से 1/3 मेंबर जो हैं वो चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। हल्का पंचायत के जितने भी मेंबर्स बनते हैं उनमें अगर 1/3 मेंबर नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो भी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और इस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये गवर्नमेंट सर्वेंट ही होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। अब दूसरा केस क्या है? सेकंड केस, अगर हल्का पंचायत जो है वो इनकम्पिटेंट है, अगर वो अपने फंक्शंस को कैरी आउट नहीं कर पा रही है, वो काम नहीं कर पा रही, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, या फिर हल्का पंचायत को सुपरसीड कर दिया। हमने पीछे देखा था कि गवर्नमेंट जो है हल्का पंचायत को सुपरसीड कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम्पिटेंट है तो गवर्नमेंट तो सुपरसीड करेगी ना। और अगर गवर्नमेंट ने सुपरसीड कर दिया तो फिर कौन काम देखेगा? तो फिर काम देखेगा एडमिनिस्ट्रेटर। जो हल्का पंचायत के फंक्शंस हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कैरी आउट करेगा। ठीक है, अब इसको सुपरसीड करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। किसको दी है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो हल्का पंचायत को सुपरसीड कर सकता है, लेकिन सुपरसीड करने के लिए रिकमेंडेशन होना जरूरी है। अब डीएम को कौन रिकमेंड करेगा? रिकमेंडेशन जो है वो होगी ओम्बड्समैन की। ओम्बड्समैन जो है, जो भी होता है ओम्बड्समैन, वो डीएम को बोलेगा कि हल्का पंचायत को सुपरसीड कर दो, तो वो हल्का पंचायत को सुपरसीड कर देगा। और हमें पता है किस रीज़न से कर सकता है, अगर वो इनकम्पिटेंट है, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको सुपरसीड कर सकती है सरकार।
तो उस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है। अब हमें पता ही है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आफ्टर सुपरसीजन, जब सुपरसीड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया हल्का पंचायत को, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसकी इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम। तो ये जो चीज़ है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड की गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया और पीछे हमने और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है कवर कर ली। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पंचायती राज एक्ट। वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, कोशिश की मैंने शॉर्ट करने की, लेकिन वीडियो शॉर्ट हो ही नहीं सकता था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने किया। इसमें पंचायती राज एक्ट में इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी सेक्शन किसके साथ डील करती है और अमेंडमेंट के बाद कौन सी चीज़ ऐड की गई। तो 4th अमेंडमेंट में मेजर जो ऐड किया गया था वो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में ऐड किया गया, कौन सी सेक्शन से डील करती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि सेक्शन 9 जो है वो क्लियरली डील करती है एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अब आगे आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि आपको वन लाइनर फैक्ट बताऊँगा। प्रीवियस ईयर जितने भी जो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है इम्पोर्टेंट, उसमें से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में ही अब करवाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर्स डिमांड कर रहे हैं, तो मैं वन लाइनर फैक्ट जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, मैं वहीं से अब डील करूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, जय हिंद।